अब आज हम एक पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन तो हमें पता ही है कि कहाँ से कैरोट से निकलता है, उससे निकलने की वजह से मिलता है काफ़ी अमाउंट में कैरोटीन इनको बीटा कैरोटीन कैरेट के नेम पे ही इनको नाम दिया गया है। और फर्स्ट 1831 में इनको आइसोलेट किया गया था, किससे, कैरेट से निकाला गया था, इसलिए कहलाते हैं बीटा कैरोटीन। ठीक है, कैसे होते हैं आपके, डार्क कलर के होते हैं, ऑरेंज रेड कलर इनका होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, डिफरेंट बीटा कैरोटीन्स होते हैं। फिलहाल अभी हमने पढ़ना है बीटा कैरोटीन, मतलब कैरोटीन्स होते हैं, उसमें हमने अभी पढ़ना है आपका बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखो, जो नेचुरल में, जो नेचर में, जो हम टर्पिनॉइड की कैटेगरी में ही ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो टेट्रा टर्पिनॉइड्स होते हैं उन्हीं को क्या कह देता है, जनरली हम कैरोटिनॉइड्स कहा जाता है। टर्पिनॉइड्स में जो टेट्रा कैसे होते हैं, टर्पीन्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कैरोटिनॉइड्स कहलाते हैं। ठीक, जैसे यदि हम बात करते हैं, कैरेट की बात कर रहे हैं कि जो कैरोटीन्स होते हैं वो कैरेट में मिलते हैं, तो जैसे अल्फ़ा जो होता है उसमें 15% मिलता है, जो बीटा होता है वो 83.9% मिलता है, और जो गामा मिलता है वो 0.1% मिलता है, किसमें, कैरेट में। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसा होता है आपका कैरोटीन का स्ट्रक्चर, या बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले तो स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए कैसा होता है आपका। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, यहाँ 2 मैथिल, यहाँ एक मैथिल, यहाँ भी एक 6 सिमिलर होता है। देखो ये मैथिल और ये 2 मैथिल, इसको उल्टा करोगे तो सेम ऐसा ही दिखाई देगा। बीच में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, देखो 1 से लेके कितने हैं आपके 18 तक का, तो 18 कार्बन यहाँ पर होते हैं। और क्या होता है, देखो हर एक 1 2 3 में मैथिल, 4 5 को छोड़ के 6 7 में मैथिल, फिर 8 9 10 11 यहाँ पर अभी बताएंगे कि क्या होता है, टेल टू टेल फैशन में जुड़ा रहता है। यहाँ पर 12 में होता है, फिर एक छोड़ के एक होगा तो 16 में होगा। तो कितने हैं आपके, देख लो 1 2 3 4, तो 4 तो मैथिल यहाँ पर को बीच में होता है। आइसोप्रीन यूनिट आपने पढ़ी होगी ना टर्पिनॉइड्स में, तो वही आइसोप्रीन यूनिट आपको यहाँ पर को दिखाई देगी, 1 2 3 4। ठीक, ये हेड ये टेल अभी बात करेंगे। तो ये आपका बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है, तो पहले तो स्ट्रक्चर ही याद कर लेना। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, जो एलिमेंटल लिख दो, एलिमेंटल एनालिसिस हुआ, क्या आप इंडिकेशन हुआ कि कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बीटा कैरोटीन। ठीक है, सेकंड, फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास एंड द एलिमेंटल रिएक्शन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बीटा कैरोटीन इज C40H56 होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है आपका अनसेचुरेशन। आपको पता ही है अनसेचुरेशन का टेस्ट क्या होता है आपका, एल्कलाइन के MnO4 मतलब बेयर रिएजेंट के साथ ट्रीट किया करते हैं बीटा कैरोटीन को, तो ये बेयर रिएजेंट के कलर को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन बीटा कैरोटीन। ठीक, अब कितने डबल बॉन्ड है ये करने के लिए कैसे करते हैं आपका, या तो हाइड्रोजिनेशन कर दो या ब्रोमिनेशन कर दो। तो जितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे उसको सेचुरेट करने के लिए, या जितने नंबर ऑफ ब्रोमीन लगेंगे ब्रोमिनेशन करने के लिए, उतने ही नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये बीटा कैरोटीन है, इसका जब क्या किया गया, कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन किया गया, मतलब निकल के साथ हाइड्रोजिनेशन किया गया, तो कितने 11H2 लगी, समझ में आ रहा। तो 11H2 के कंज्यूम होने का क्या मतलब हुआ, देयर आर 11 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बीटा कैरोटीन। ठीक, तो इनिशियली द फॉर्मूला ऑफ बीटा कैरोटीन इज C40H56, बट आफ्टर क्या होगा आपका, जो हाइड्रोजिनेशन है जो बनता है, क्या बनता है आपका पर हाइड्रोकैरोटीन, उसका जो फॉर्मूला हो गया C40, तो कितने 22 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो H72। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि बीटा कैरोटीन में डबल बॉन्ड है, ये पता चल गया कि 11 डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या पता करना है, देखो हम एक चीज़ निकालते हैं, या तो देखो इसका सेचुरेशन करने का फॉर्मूला करेंगे, और कोई ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो किसी ग्रुप का हम टेस्ट नहीं कर रहे, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं, सल्फर कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक क्या पता चला आपका सेचुरेशन, मतलब अनसेचुरेशन कितना है ये पता चल गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, इसका हम क्या करते हैं, पहले हाइड्रोकार्बन में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में जिस समय टर्पिनॉइड का जर्नल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं, टर्पिनॉइड को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने के बाद देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। ठीक, तो जैसे सेचुरेटेड करने के लिए मतलब क्या हुआ, इसमें कितने 11H2 जोड़ेंगे, तो क्या फॉर्मूला हो गया C40H78, मतलब CnH2n-2, 40 दूनी 80, 80 में से 2 कम है, तो CnH2n-2 इसका फॉर्मूला आ रहा। और ये इसका क्या इंडिकेशन होता है कि इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है आपकी 2 रिंग, या हम क्या भी निकालते हैं आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से भी निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, CaHbNCOD होता है। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इज इक्वल टू A - B/2 + C/2 + 1।
ए इज इक्वल टू ये कितने हैं इसमें 40, तो 40 माइनस बी मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 56/2, सी मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन नहीं है तो 0 और +1, तो कितना आ गया आपका 40 माइनस 56/2 + 0 + 1 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब कितना अनसेचुरेशन है 13 डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंस आ रहा है। ठीक, और डबल बॉन्ड हैं कितने 11। ठीक, तो इसका मतलब कितने बच रहे हैं 2। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है फिर से आपका कि इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ से हमने 2 चीज़ों से ये बता दिया कि जो आपका बीटा कैरोटीन है उसमें क्या होनी चाहिए आपकी 2 रिंग्स होनी चाहिए। ठीक, अब देखो जो बीटा कैरोटीन है कैसा होता है तो डार्क ऑरेंज या रेड कलर का होता है। ठीक, तो इतना डार्क कलर का होना इटसेल्फ ये बता देता है कि ये हाईली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक, तो इससे तो एक ये पता चल गया हाईली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। दूसरा क्या किया गया, इसी बीटा कैरोटीन की किसके साथ रिएक्शन की, डाइलसेल्डर रिएक्शन की। डाइलसेल्डर रिएक्शन में क्या होता है आपका एक डाइन होता है और डाइनोफाइल से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या करा आपका डाइन तो बीटा कैरोटीन से लिया और डाइनोफाइल क्या है आपका मैलिक एनहाइड्राइड। क्या है आपका मैलिक एनहाइड्राइड। तो क्या हो जाता है ये साइक्लाइज हो जाता है ये ऐसे। ठीक, तो क्या हो गया आपका देखो ये बन गया। ठीक है, तो एडेक्ट बनता है इस तरीके से, ये तुम जानती हो डाइलसेल्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं मैलिक एनहाइड्राइड के 5 मोल्स। तो 5 मॉलिक्यूल का लगना क्या समझ में आ रहा है कि कितने होंगे 10 तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होनी चाहिए। मतलब 2 ऐसे हैं, ऐसे दूसरे 2 होंगे, तीसरे 2 होंगे, तभी तो 5 मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे डाइलसेल्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कम से कम 10 बॉन्ड के हैं आपके कंजुगेशन में है। ये इससे भी क्लियर हो गया किससे डाइलसेल्डर रिएक्शन से। ठीक है, अब देखो जब बीटा कैरोटीन का क्या किया जाता है ऑक्सीडेशन किया जाता है किससे एक्वस KMnO4 से। ठीक, तो वो कैसा हो जाता है आपका वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है वॉयलेट कलर में। ठीक, और जो उसकी स्मेल आती है किसकी तरह आती है बीटा आइनोन एक कंपाउंड है उसकी तरह आती है। ठीक है, तो बीटा आइनोन का स्मेल आना ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है इसमें बीटा आइनोन कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना हो। ठीक है, तो इसको दोबारा फर्दर प्रूफ करने के लिए क्या किया गया देखो बीटा कैरोटीन का ऑक्सीडेशन किया किससे एक्वस KMnO4 से, किस में कन्वर्ट हुआ बीटा आइनोन में कन्वर्ट हुआ और उसका फिर क्या किया गया ओजोनोलिसिस किया गया। क्या किया गया उसका ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस करने के बाद वो क्या बनता है आपका जीरेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कौन बीटा आइनोन का देखो फिर क्या हुआ आपका इसी तरीके से बीटा आइनोन का भी जब क्या किया जाता है ओजोनोलिसिस किया जाता है तो वो भी जीरेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो कैरोटीन का भी क्या करना किस में कन्वर्ट होना जीरेनिक एसिड में, और बीटा आइनोन का अलग से करा उसको उसका भी किस में कन्वर्ट होना जीरेनिक एसिड में कन्वर्ट होना। ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या होना चाहिए बीटा आइनोन मॉलिक्यूल इसमें मॉइटी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो यह है आपका बीटा आइनोन का स्ट्रक्चर। ये साइक्लो हेक्सेन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड और COO/CH3। ठीक है, तो इसका क्या किया गया ओजोनोलिसिस किया तो कहाँ पर हुआ एक तो यहाँ पर हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक, और ये वाला भी कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो COH में कन्वर्ट हो जाता है। दिख रहा है। ठीक हो गया। ठीक, अब ऐसे ही क्या करा गया बीटा कैरोटीन का भी ओजोनोलिसिस किया तो 2 मॉलिक्यूल जीरेनिक एसिड के बने। ठीक है, जीरेनिक एसिड के बीटा आइनोन तो एक ही देता है लेकिन बीटा कैरोटीन कितना देता है 2। तो 2 का इंडिकेशन क्या है कि इसमें क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे आपके बीटा आइनोन के दो मॉलिक्यूल्स कम से कम प्रेजेंट होंगे। तो बीटा आइनोन का ये स्केलेटन इसमें प्रेजेंट है जो कि क्या दे रहा है आपका जीरेनिक एसिड दिख रहा है ये वाला। ठीक, ऐसे ही क्या होगा आपका ये वाला भी तो 2 हैं 2 दिख रहे हैं ना 2 ये प्रेजेंट है। और तो कितने बचे देखो कितने कार्बन हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 2 26 तो यहाँ हो गए। तो बीच में क्या कहानी बची आपकी C14 कार्बन्स बचे हैं, उनका क्या होगा वो हमने समझना है। ठीक, तो जीरेनिक एसिड बीटा आइनोन का समझ में आ गया ना। जब क्या करते हैं आपका बीटा कैरोटीन को क्या किया जाता है आपका ये देखो बीटा कैरोटीन को क्या किया जाता है ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वायलेट कलर बनता है और वायलेट कलर के साथ साथ एक बीटा आइनोन की स्मेल भी आती है। और जिसको फर्दर किससे प्रूव किया गया बीटा आइनोन का ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस किया गया तो फाइनली क्या बना जीरेनिक एसिड बना। बीटा कैरोटीन का भी बना तो जीरेनिक एसिड बना। तो दोनों से जीरेनिक एसिड बनना क्या इंडिकेट कर रहा था कि बीटा आइनोन प्रेजेंट होगा और 2 मॉलिक्यूल का बनना ये इंडिकेट कर रहा है कि बीटा आइनोन के इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तभी 2 मॉलिक्यूल ऑफ जीरेनिक एसिड बन रहा है। ठीक, अब क्या है देखो अगला
क्या किया गया, इसका ऑक्सीडेशन किया गया किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। तो किस में कन्वर्ट हुआ आपका, एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो क्या होता है आपका, देखो क्या है ये आपकी कुनरुत मेथड है। इसमें क्या करते हैं, देखो C डबल बॉन्ड CH3 है, जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये वाला ग्रुप एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा। तो इसका जब ऑक्सीडेशन किया गया क्रोमिक एसिड से तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बने। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड का बनना क्या इंडिकेट कर रहा था कि 6 इस तरीके के मॉइटीज होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड CH3। ठीक हो गया। अब इस 6 में देखो दो तो बीटा आयनोन में दिख रहा है ये CH3C डबल बॉन्ड दिख रहा, CH3C डबल बॉन्ड CH। ठीक, ऐसे यहाँ भी दिख रहा होगा आपको CH3C डबल बॉन्ड C। तो ये दो मॉइटीज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी बचेंगी कितनी, 4, वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए 4। ठीक, तो 4 कहाँ होगी, आपके सेंटर में होगी। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस वाले बीच का स्केलेटन का स्ट्रक्चर पता करना है। ठीक है, तो क्या किया गया, देखो सबसे पहले तो क्या किया गया, जो ये आपका बीटा कैरोटीन था उसका डिस्टिलेशन किया गया। तो डिस्टिलेशन करने पर कुछ कंपाउंड्स बने, क्या बने आपका, टॉल्यूइन बना, क्या बना, जाइलीन बना, मेटाजाइलीन, और क्या बना आपका 2,6 डाईमेथिल नेफ्थलीन बना। क्या बना आपका 1 2 3 4 5 6 2,6 डाईमेथिल नेफ्थलीन। तो ये 3 कंपाउंड बनते हैं, क्या मतलब वो एरोमेटाइज होगा। जब उसका क्या किया गया, बीटा कैरोटीन को एरोमेटाइज किया गया तो 3 चीज़ बनी, क्या बना आपका, टॉल्यूइन, जाइलीन और 2,6 डाईमेथिल नेफ्थलीन बन रहा है। ठीक है, तो देखो टॉल्यूइन कैसे बनेगा आपका, कोई भी 1 2 3 4 5 6 यदि ये साइक्लाइज होगा तो बन जाएगा टॉल्यूइन, दिख रहा है ना। तो क्या बन जाएगा आपका, टॉल्यूइन बन जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही देखो यदि ये साइक्लाइज होगा, कैसी मॉइटी 1 2 3 4 5 6, यदि ये साइक्लाइज होगा तो दिख रहा है 1 और 3 के बीच में मैथिल, तो क्या बनेगा आपका 1,3 डाईमेथिल। तो क्या बनेगा आपका मेटाजाइलीन। या ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5, यदि 1,5 में डाईमेथिल होगा तभी भी क्या बनेगा, मेटाजाइलीन। ठीक, और ये कैसे बन सकता है, 2,6 डाईमेथिल नेफ्थलीन कैसे बन सकता है, देखो 1 1 2 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यदि क्या होगा 1 में और 6 में डाईमेथिल होंगे, या 1 और 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 8 में डाईमेथिल होंगे, तब क्या हो सकता है आपका, क्या बन सकता है आपका 2,6 डाईमेथिल नेफ्थलीन बनता है, समझ सकते हैं, बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड्स बनते हैं आपके, क्या बनते हैं, टॉल्यूइन बनता है, जाइलीन बनता है, और क्या बनता है आपका, नेफ्थलीन बनता है। ठीक है, तो ये कब बन सकते हैं, देखो जब उसमें किस तरीके की मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप, ये तो इतना तो हमें पता ही था पहले से, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब हमें क्या करना था, बीच का C14 का स्ट्रक्चर पता करना था। तो देखो यदि एक मैथिल यहाँ पर होगा तो दूसरा कहाँ पर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 1 5 में होगा तो क्या बन रहा है, देखो 1 5 में क्या बन रहा था आपका, जाइलीन। कौन सी जाइलीन, मेटाजाइलीन। ठीक हो गया। ऐसे ही क्या होगा, देखो यदि 1 2 3 4 5 6 1 6 में होगा तो क्या बन रहा था आपका, 2,6 डाईमेथिल नेफ्थलीन। ठीक, ऐसे ही 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 5 है, फिर से क्या बनेगा आपका, मेटाजाइलीन। और टॉल्यूइन तो किसी से भी बन सकता है, कोई भी 1 2 3 4 5 और 6 वो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपका क्या बन जाएगा आपका, टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन भी बन रहा है, मेटाजाइलीन भी बन रहा है, और क्या भी बन रहा है आपका 2,6 डाईमेथिल नेफ्थलीन। तो स्केलेटन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, यदि हम यहाँ से बात करें आइसोप्रीन रूल की, तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, देखो ये 1 2 3, तो ये क्या है, हेड दिख रहा है, हेड 1 2 3 4, तो 5 नंबर वाला क्या होगा, टेल दिख रहा है, ये टेल। तो ये क्या है, हेड, ये क्या है आपका, टेल। ठीक, ये क्या दिख रहा है, फिर से 1 2 3 कार्बन है तो हेड। ठीक, और 1 2 3 4 है तो ये टेल। तो कैसे फैशन में जुड़ा है, देखो ये है हेड, ये है टेल, ये हेड। तो दिख रहा है ये कैसे फैशन में जुड़ा है, एक का हेड, ये दिख रहा है, इसका हेड, इसका क्या, टेल। अब ऐसे यहाँ से भी देखोगे तो देखो ये क्या है, हेड 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन होता है टेल, तो ये क्या हो गया, टेल। अब ये क्या होगा, 1 2 3 साथ में है तो ये क्या हो गया, हेड, तो 1 2 3 4 ये टेल। ठीक, इन बिटवीन क्या देख रहे हैं हम, आपका टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, दिख रहा है, इसकी क्या है, ये इधर से इधर आओगे तो ये टेल है, इधर से इधर आओगे तो ये टेल है। मतलब बीच में कैसे नहीं जुड़ा रहता आपका, हेड टू टेल फैशन में नहीं जुड़ा रहता, टेल टू टेल फैशन में जुड़ा रहता है। और ये क्या होता है आपका टर्पिनॉइड्स का एक
करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो कैसा जुड़ा रहता है आपका, कैरोटेनॉइड्स आप बीच में टेल टू टेल फैशन में लिंक रहते हैं। ठीक हो गया। अब क्या है आपका, देखो यहाँ तक तो समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है बीटा कैरोटीन का, ये कैसे पता चला, ठीक है। अब देखो क्या किया गया, बीटा कैरोटीन का क्या गया, K2Cr27 से ऑक्सीडेशन किया गया, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, जो ऑक्सीडेशन होता है कहाँ होगा, डबल बॉन्ड को उसमें किस में कन्वर्ट होता है आपका, डाइऑल में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा। फिर उसका क्या करा, NaIO4 के साथ रिएक्शन किया, तो NaIO4 क्या करता है, इनको क्लीव कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। इसको भी कीटोन में कन्वर्ट करेगा, इसको भी कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो मतलब क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है पहले किस में कन्वर्ट होगा, डाइऑल में, या डाई हाइड्रोक्सी बीटा कैरोटीन। देखो बीटा कैरोटीन था, उससे क्या बन गया, डाई हाइड्रोक्सी बीटा कैरोटीन। समझ में आया ना, K2Cr27 का काम है डाइऑल बनाना, डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाना, तो डाई हाइड्रोक्सी बीटा कैरोटीन बना, ठीक। फिर NaIO4 का क्या काम होता है, जहाँ पर दो OH हैं उसको क्लीव करना, तुमने ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी पढ़ा होगा। तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। तो क्या बन रहा है आपका, डाई कीटोन, ठीक। फिर उस डाई कीटोन का फिर से क्या किया गया आपका, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से ऑक्सीडेशन किया, तो किस में कन्वर्ट हुआ आपका, टेट्रा कीटोन में। मतलब दो जगह कहीं और कीटोनिक ग्रुप बना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो अब हम कैसे कह रहे हैं कि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक। सपोज मैं मान लेती हूँ फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ये था जो कि तुम्हें अनसिमेट्रिकल दिख रहा है ना, यहाँ पर एक मैथिल है, यहाँ पर मैथिल नहीं, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कैसा है आपका, अनसिमेट्रिकल, ठीक। अब K2Cr27 के साथ हर चीज ऐसे रिएक्शन करे कि एक ही जगह रिएक्शन हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहली ये है कि यहाँ पर रिएक्शन हो, ठीक। तो यहाँ पर होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डाइऑल में, ठीक। दूसरा डाइऑल में क्या होता है, सिर्फ डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा आपका, डाइऑल में हो रहा। अब देखो यदि ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो क्या मिल रहा है आपका, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग दिख रहा है, दोनों अलग अलग हैं, क्यों, यहाँ पर OH के नज़दीक के कार्बन में CH3 है, यहाँ पर OH के नज़दीक के कार्बन में CH3 नहीं है, तो दोनों दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो। लेकिन यदि यहीं पर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता, सपोज ये होता, इसी में हमने क्या कर दिया, एक मैथिल और लगा दिया, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यदि इसका करती तो देखो, यदि इसका होता डाई हाइड्रोक्सिलेशन तो किस में कन्वर्ट होता, OH में कन्वर्ट होता, और यदि इसका होता तो किस में कन्वर्ट होता, OH में। दोनों सेम है, देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या समझ में आ रहा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 1, और अनसिमेट्रिकल होने पर कितने मिल रहे हैं आपके, 2, ठीक। तो जिस समय कैरोटीन का किया गया तो सिर्फ ओनली एक ही प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी बीटा कैरोटीन सिर्फ एक ही मिला है। एक का मिलना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बीटा कैरोटीन है वो कैसा होगा आपका, सिमेट्रिकल होगा, पहला पॉइंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर देखो क्या है, जितने कार्बन बीटा कैरोटीन में है, डाइऑल में इतने हैं, चलो ठीक ही है। जब इसका क्या किया गया, NaIO4 से ऑक्सीडेशन किया, तो जो डाई कीटोन बना उसमें भी सेम कार्बन है, ठीक है। तो देखो यदि इसका हुआ होता, माना बीच के किसी डबल बॉन्ड का डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता, तो क्या होता, देखो बीच के यदि माना कोई इस तरीके के रिंग है ना, ये दिख रहे हैं आपको, कई डबल बॉन्ड्स हैं करके इसमें, तो यदि इसका डाइऑल बना होता तो इसका डाइऑल बनता पहले, ठीक, और फिर इसका NaIO4 के साथ रिएक्शन करते तो क्या होता, ये क्लीव हो जाता। क्लीव होने का क्या मतलब, समझ में आ रहा, यदि ये बीच में से रिंग टूट जाती तो C40 कार्बन वाला डाई कीटोन नहीं मिलना चाहिए था। समझ में आ रहा, किसका नहीं मिलना चाहिए था, C40 वाला नहीं मिलना चाहिए था। तो C40 वाला ही मिलना ये इंडिकेट कर रहा है कि डाई हाइड्रोक्सिलेशन रिंग वाले में हो रहा होगा, क्योंकि ये क्लीव भी हो जाएगी तो इससे डिटैच नहीं हो रही है, इससे अटैच ही रहेगी। समझ में आ रहा ना। तो कार्बन सेम कार्बन का मिलना ये इंडिकेशन है कि जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है मिडिल के डबल बॉन्ड में नहीं हो रहा, वो कहाँ पर हो रहा है, आपके साइड के डबल बॉन्ड्स में हो रहा है, ठीक है।